राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 24। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हम इस सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, लेकिन अगेन कुछ बच्चों के इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना यह था कि सर सेक्शन 24 जो आपने इंटरप्रेट किया है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपने कम लिए हैं। अब देखो, मेरे को नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर बच्चों के मन में क्या डाउट रहा, अपनी पुरानी वीडियो में क्या उनके समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं या कोई चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स रिमूव हो जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 24, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो सेक्शन के टाइटल ने क्या कहा जी? कन्फेशन, जो कि किससे ऑब्टेन किया गया है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से। तो जो कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कब इररिलेवेंट माना जाएगा? ओके, तो चलिए सेक्शन की रीडिंग देते हैं एक बार। A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. काफी लेंथी सेक्शन है। आप सेक्शन के लेंथ को देख के मत घबराइए, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। ओके, तो क्या कहा जी सेक्शन ने? पहले हम इसको एक बार हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेक्शन को तोड़ तोड़ के डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो देखो, सेक्शन कंटेम्पलेट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक्यूज पर्सन के द्वारा किया गया कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा यदि कोर्ट को लगता है कि वो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का रिजल्ट है। वो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है, यानी एक्यूज ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस में आकर वो कन्फेशन किया है उस चार्ज के रेफरेंस में जो एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है। और जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस है वो किसने दिया है? पर्सन इन अथॉरिटी ने। और वो जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है वो कोर्ट की ओपिनियन में सफिशिएंट है एक्यूज पर्सन को वो ग्राउंड्स देने के लिए जो उसको ये सपोज करने के लिए रीजनेबल लगते हैं कि ऐसा करके, यानी कन्फेशन करके, या तो वो किसी टेम्पोरल नेचर के एडवांटेज को गेन कर पाएगा या फिर किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा उस प्रोसीडिंग के रेफरेंस में जो उसके अगेंस्ट है। समझ में आया? नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा तो आया, सर बिल्कुल भी नहीं आया? कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अब हम सेक्शन को तोड़ तोड़ के डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए रीड करते हैं। अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो क्या कहा? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किया गया कन्फेशन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज के द्वारा किया गया कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा। राइट? कन्फेशन मेड बाय एक्यूज पर्सन इज इररिलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कब? If the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise, यदि कोर्ट को लगता है कि वो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का रिजल्ट है, यानी वो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, उस चार्ज के रेफरेंस में जो एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है, यानी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से जो कन्फेशन ऑब्टेन किया गया है वो उस चार्ज के रेफरेंस में है जो एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है।
क्लियर? फिर आगे क्या बताया? प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। और ये जो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस है ये किसने दिया है? पर्सन इन अथॉरिटी ने। ओके, ये जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस है किससे प्रोसीड हो रहा है? ये किसने दिया है? पर्सन इन अथॉरिटी ने। फिर आगे क्या बताया? एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव द एक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। तो क्या कहा जी? और वो जो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस है वो कोर्ट की ओपिनियन में सफिशिएंट है, वो कोर्ट की ओपिनियन में सफिशिएंट है एक्यूज पर्सन को वो ग्राउंड्स देने के लिए जो उसको ये सपोज करने के लिए रीजनेबल लगते हैं कि ऐसा करके, बाय मेकिंग इट यानी कन्फेशन करके, या तो वो किसी टेम्पोरल नेचर के एडवांटेज को गेन कर लेगा या फिर किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा उस प्रोसीडिंग के रेफरेंस में जो उसके अगेंस्ट चल रही है। ओके, क्लियर हुआ? अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या कोई किंतु परंतु है तो प्लीज आप बिल्कुल परेशान मत होना। आगे जैसे जैसे हम इस सेक्शन को प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ऑलराइट, तो एक बार दोबारा से समअप कर लेते हैं इसको। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक्यूज पर्सन के द्वारा किया गया कन्फेशन इरेलेवेंट माना जाएगा यदि कोर्ट को लगता है कि वो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है उस चार्ज के रेफरेंस में जो एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है। और जो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस है ये किसने दिया है? पर्सन इन अथॉरिटी ने। और ये जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस है ये कोर्ट की ओपिनियन में सफिशिएंट है एक्यूज पर्सन को वो ग्राउंड्स देने के लिए जो उसको ये सपोज करने के लिए रीजनेबल लगते हैं कि ऐसा करके यानी कन्फेशन करके या तो वो किसी टेम्पोरल नेचर के एडवांटेज को गेन कर लेगा या फिर किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा उस प्रोसीडिंग के रेफरेंस में जो उसके अगेंस्ट चल रही है। क्लियर? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर हमने सेक्शन को तोड़ तोड़ के डिस्कस किया हुआ है। इससे होगा क्या? आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ऑलराइट, क्योंकि जब हम एक साथ सारी की सारी चीजों को पढ़ते हैं, जैसे इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं, जब सारा का सारा डाटा जो है एक ही पैराग्राफ में कंटेन है तो चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही जब हम चीजों को ब्रेक कर करके समझते हैं तो उनको समझना आसान होता है। ऑलराइट, तो चीजें वही है सारी, हूबहू सेक्शन 24 को एज इट इज फॉर्म में उतारा गया है, बट द ओनली डिफरेंस इज यहां पर हमने इसको ब्रेक कर दिया। ओके, तो क्या कहा जी? अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन इज इररिलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज पर्सन के द्वारा किया गया कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट। कब? अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो कन्फेशन है वो किसका रिजल्ट है? इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस का, उस चार्ज के रेफरेंस में जो एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। और वो जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस है वो किसने दिया है? पर्सन इन अथॉरिटी ने। प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage of a temporal nature or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। okay, clear हुआ? very good। देखो हो सकता है ब्रेक फॉर्म में जब हमने इस चीज को डिस्कस किया तो आपको समझने में आसानी रही हो, ठीक है? तो इट्स अप टू यू, आपको जो भी स्ट्रेटेजी अपनानी है वो आप अपना सकते हैं। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने यहां सेक्शन 24 का पूरा एक क्रक्स, पूरा का पूरा एक निचोड़ इन 4 लाइन में डिस्कस किया हुआ है, यानी पूरे सेक्शन 24 को हमने यहां समअप किया हुआ है। तो एक बार रीडिंग लेते हैं इसकी। सेक्शन 24, कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कब? if it is made in consequence of threat, inducement or promise, and threat, inducement or promise was given by a person in authority. Threat, inducement or promise should have reference to the charge, and threat, inducement or promise should be sufficient to give accused person grounds that by making it
he would gain any advantage of temporal nature or avoid any evil of a temporal nature. ओके, तो आई गेस अब आपको सेक्शन 24 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक ओवरव्यू आपके माइंड में जनरेट हो गया होगा. अब आगे चलिए. अब देखो, अब हम इस सेक्शन के एक एक टर्म को बड़े प्यार से समझेंगे. ओके, confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise. तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को समझते हैं. इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. अगर आपको पीटी के लिए याद रखना है तो आप इसको टीआईपी के फॉर्म में भी याद रख सकते हो. थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस. ठीक है, वो पीटी के लिए. ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को एक बार लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं, एकदम देशी भाषा में समझते हैं. ओके, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है जी? इंड्यूसमेंट मींस उत्प्रेरणा. उत्प्रेरणा कहिए या लालच कहिए, प्रलोभन कह सकते हैं, प्रोत्साहन कह सकते हैं. ठीक है, बहलाना, फुसलाना, इस तरीके से. तो ये सब क्या है? ये सब इंड्यूसमेंट है. अब आते हैं जी थ्रेट की ओर. थ्रेट मींस, थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी देना, डराना, धमकाना. ओके, एंड द लास्ट टर्म इज प्रॉमिस. प्रॉमिस मींस वादा करना या वचन देना. राइट? तो कहने का मतलब यह है, अगर कन्फेशन बहला फुसला के, धमका के, वायदा लेकर किया गया है तो वो जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 से हिट हो जाएगा. ठीक है, वो जो कन्फेशन है वो इनएडमिसिबल माना जाएगा. क्यों? क्योंकि सेक्शन 24 क्लियरली स्टेट करता है कि ऐसा कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा. सच कन्फेशन इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग. राइट? अब चलिए जी, अब हम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को एक एक करके समझते हैं. और देखो, आगे बिगिन करने से पहले आप बस मेरी एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेना. इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस उस चार्ज के रेफरेंस में होना चाहिए जो एक्यूज के ऊपर लगाया गया है. ठीक है, बस अभी के लिए आप, क्योंकि अभी हम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी के लिए आप अपने माइंड में एक बात सेट करके रखना कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस उस चार्ज के रेफरेंस में होना चाहिए जो एक्यूज के ऊपर लगाया गया है. बाकी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए आप अपने माइंड में सेट कर लेना. ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम इंड्यूसमेंट को समझते हैं. इंड्यूसमेंट मींस काइंड ऑफ लालच, प्रलोभन, प्रोत्साहन, इंसाइटमेंट, टेम्पटेशन, किसी को ल्योर करना. ठीक है, एंटाइज करना, इस तरीके से. तो वी कैन से इंड्यूसमेंट मींस एनकरेजमेंट और persuasion with respect to some benefit to accused. क्या मतलब होता है इंड्यूसमेंट का? इंड्यूसमेंट मींस एनकरेजमेंट और परसुएशन विद रेस्पेक्ट टू सम बेनिफिट टू एक्यूज. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इंड्यूसमेंट के. नंबर 1 इज टू ऑफर अ पार्डन अगेंस्ट अलेज्ड ऑफेंस. यानी जिस ऑफेंस का चार्ज एक्यूज पर्सन पर लगाया गया है उसके अगेंस्ट एक्यूज को पार्डन दे देना. दैट इज, पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को आके बोला कि भाई अगर तू एलेज्ड ऑफेंस के रिगार्ड में कन्फेशन कर देता है तो तुझे पार्डन दे दिया जाएगा. और जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया. तो अभी जो कन्फेशन है किससे ऑब्टेन किया गया है? इंड्यूसमेंट से. एंड दस इट विल बी हिट बाय सेक्शन 24. ओके. सेकेंड इज टू ड्रॉप लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू. यानी पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को बोला कि जिस ऑफेंस का चार्ज तेरे ऊपर लगाया गया है अगर तू उसके रेस्पेक्ट में कन्फेशन कर देता है तो तेरे अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप कर दी जाएंगी. जिसके चलते एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया.
तो अब ये जो कन्फेशन है ये इंड्यूस किया गया है, ये पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा इंड्यूस किया गया है, therefore it will be hit by section 24 of Indian Evidence Act. Likewise, थर्ड एग्जांपल क्या कहता है? I will not take any action against you. That means पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को कहा कि जिस ऑफेंस का चार्ज तेरे ऊपर लगाया गया है, अगर तू उसके रेस्पेक्ट में कन्फेशन कर देता है तो तेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो ये जो कन्फेशन है ये पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन से इंड्यूस करके लिया है, एंड दस इट विल बी हिट बाय सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इसी तरह बाकी एग्जांपल है। इफ यू कन्फेस द ट्रुथ नथिंग विल हैपन टू यू। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई विल गेट यू रिलीज इफ यू टेल द ट्रुथ। अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें रिलीज करा लूंगा। टेल मी वेयर द थिंग्स आर एंड आई विल बी फेवरेबल टू यू। मुझे बताओ वो सारी की सारी चीजें कहां है और मैं तुम्हारे फेवर में डिसीजन दे दूंगा। थिंग्स जैसे कि लाइक स्टोलन आर्टिकल्स, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, मोटर व्हीकल, मोबाइल फोन्स, कैश एक्सेट्रा। तो यहां जो टर्म आई है ना, आई विल बी फेवरेबल टू यू, आई विल गेट यू रिलीज्ड, आई मीन्स पर्सन इन अथॉरिटी एंड यू मीन्स इफ यू टेल द ट्रूथ आई विल बी फेवरेबल टू यू, यू मीन्स एक्यूज्ड। ओके, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करके चलिए पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज से कहा कि अगर तुम कन्फेशन करते हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया, तो ये कन्फेशन भी इंड्यूसमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा और सेक्शन 24 से हिट हो जाएगा। ओके, तो ये सभी इंड्यूसमेंट के एग्जांपल्स हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इन सभी एग्जांपल्स में एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए पर्सन इन अथॉरिटी एनकरेज कर रहा है, उसे एक तरह का प्रलोभन, उसे एक तरह का लालच दे रहा है, उसको पार्डन दिला देना, उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देना, उसको जेल से छुड़ा लेना, उसके फेवर में डिसीजन देना। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर्सन इन अथॉरिटी एक्यूज पर्सन को कन्फेशन देने के लिए इंसाइट कर रहा है, राइट? तो ऐसा जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 से हिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, हो सकता है आपको पर्सन इन अथॉरिटी टर्म अभी समझ में नहीं आ रहा हो, राइट? हम बार बार टर्म पर्सन इन अथॉरिटी यूज कर रहे हैं, हो सकता है अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हो, तो प्लीज आपको इसको लेकर घबराना नहीं है। आगे पर्सन इन अथॉरिटी को हम बहुत अच्छे समझने वाले हैं, ठीक है? हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस तरीके के एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इंड्यूसमेंट के ही, इससे आपको एक हल्का सा अंदाजा तो जरूर लग गया होगा कि पर्सन इन अथॉरिटी कौन है। जो एक्यूज को पार्डन दिलाने की बात कर रहा है, जो एक्यूज के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि भाई मैं तेरे अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लूंगा, जो कह रहा है कि भैया मैं तुझे जेल से छुड़ा दूंगा, जो कह रहा है कि भैया तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में एक अंदाजा, एक रफ आइडिया तो हो गया होगा कि पर्सन इन अथॉरिटी कौन है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी तक जैसे हमने एग्जांपल ऑफ इंड्यूसमेंट डिस्कस किए हैं, अभी तक आपको क्या लग रहा है कि पर्सन इन अथॉरिटी कौन हो सकता है। तो आई गेस अब इंड्यूसमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब हम सेक्शन के नेक्स्ट टर्म थ्रेट को डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ा था हमने थ्रेट के बारे में? थ्रेट मींस किसी को धमकी देना, काइंड ऑफ फोर्स, फियर, वायलेंस, टॉर्चर एक्सेट्रा। यानी एक्यूज को डरा धमका के उसे टॉर्चर करके कन्फेशन ऑब्टेन करना, राइट? तो चलिए थ्रेट के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट। नंबर 1, थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ डिस्क्लोजर नॉट मेड। तो पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को धमकी दी कि अगर तुमने डिस्क्लोजर नहीं किया, अगर तुमने कन्फेशन नहीं किया तो तुमको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी। जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट हो जाएगा। Why? Because such confession is obtained by a person in authority under the influence of threat. Okay? इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल क्या है?
थ्रेट टू इंक्रीज द पनिशमेंट इफ कन्फेशन नॉट मेड। एक्यूज को धमकी दी गई कि अगर तुमने कन्फेशन नहीं किया तो मैं तुम्हारी सजा को बढ़ा दूंगा, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट हो जाएगा। लाइकवाइज थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ आई विल सेंड फॉर द कांस्टेबल टू टेक यू। यानी पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को धमकाया कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं कांस्टेबल को तुम्हें लेकर जाने के लिए बोलूंगा, मैं कांस्टेबल को बोलूंगा कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। तो ये जो कन्फेशन है ये भी थ्रेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। फोर्थ, द स्टोलन आर्टिकल्स हैज बीन फाउंड एंड इफ यू डू नॉट टेल मी योर पार्टनर्स नेम आई विल कमिट यू टू प्रिजन। एक्यूज को धमकी दी गई कि चोरी के सभी सामान को रिकवर कर लिया गया है और अगर तुमने अपने पार्टनर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी ये जो कन्फेशन है, चूंकि ये कन्फेशन पर्सन इन अथॉरिटी ने थ्रेट से ऑब्टेन किया है, देयरफॉर इट विल बी हिट बाय सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हो। पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को थ्रेटनिंग दी कि अगर तुमने कन्फेशन नहीं किया तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगा, या मैं जबरदस्ती उनका नाम भी इस केस में इंप्लीकेट कर दूंगा, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो ये जो कन्फेशन है ये कन्फेशन भी थ्रेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। ओके, तो ये कुछ थ्रेट के एग्जांपल्स हैं। आई होप अब आपको ये जो थ्रेट का कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब हम इस सेक्शन के थर्ड टर्म को समझते हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। अब हम यहां प्रॉमिस को समझते हैं। प्रॉमिस मींस क्या होता है? प्रॉमिस का मतलब मैं तुमसे वादा करता हूं या मैं तुम्हें वचन देता हूं, काइंड ऑफ कमिटमेंट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, खैर वो तो भाई है, भाई कुछ भी कह सकते हैं, भाई कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है जी? प्रॉमिस मींस टू गिव सम बेनिफिट इन रिटर्न टू कन्फेशन। टू गिव सम बेनिफिट इन रिटर्न टू कन्फेशन। जैसे हमारे देश के आजादी के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी तरह आप यहां प्रॉमिस को समझिए कि तुम मुझे कन्फेशन दो मैं तुम्हें एक्विटल दूंगा, या तुम मुझे कन्फेशन दो मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा। पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को बोला कि तुम मुझे कन्फेशन दो और बदले में मैं तुम्हें एक्विटल देने का वायदा करता हूं। तो ये क्या है? तो ये जो कन्फेशन है ये प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया, राइट? तो चलिए अब हम प्रॉमिस को एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस। नंबर 1, प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस इफ डिस्क्लोजर मेड। यानी पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को बोला कि अगर तुम कन्फेशन कर देते हो तो मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें इस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में माफ कर दूंगा, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट होगा। व्हाई? बिकॉज दिस कन्फेशन इज ऑब्टेन्ड बाय पर्सन इन अथॉरिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉमिस। सेकेंड, प्रॉमिस टू रिड्यूस द सेंटेंस इफ यू मेड द कन्फेशन। पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को वायदा किया कि अगर तुम कन्फेशन कर दोगे तो मैं तुम्हारी सजा को कम कर दूंगा। तो ये जो कन्फेशन है ये भी प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है। थर्ड, कन्फेस द क्राइम एंड आई स्वेयर आई विल एक्सोनरेट यू। पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को बोला कि आप अपने जुर्म का कबूलनामा कर लीजिए और मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें बरी कर दूंगा। एक्सोनरेट मींस एक्सकल्पेट, यानी बरी कर देना, एक्विटल दे देना। ओके, एक्सोनरेट टर्म को याद रखना लॉ के स्टूडेंट्स है, केस लॉज में, जजमेंट्स में, जुडिशियल के एग्जाम में एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट इन टर्म्स का बहुत बार यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इस टर्म को प्लीज याद रखना। एंड फोर्थ इज आई प्रॉमिस टू मेक यू गवर्नमेंट अप्रूवर इफ यू टेल द ट्रूथ। पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को प्रॉमिस किया कि भाई अगर तुम कन्फेशन करते हो तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया, राइट?
इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए। पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज से कहा कि यदि तुम कन्फेशन करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं पीछे से मैं तुम्हारी बीवी बच्चों की देखभाल करूंगा, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अब ये जो कन्फेशन है ये भी प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है एंड दस इट विल बी हिट बाय सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो आई गेस अब ये तीनों टर्म्स इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, अब ये तीनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इन टर्म्स को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे चले, चलिए अब चलिए अब हम एक बार इस केस की रीडिंग दे लेते हैं। क्या कहता है जी? इन भगवती चरण वर्सेस एम्परर 1933 द accused, a post office clerk under suspicion, fell at his department inspector's feet begging to be saved if he disclosed everything, and the inspector replied that he would try his utmost to save him if he told the truth. The confession was held to be inadmissible as there was an inducement by the inspector. तो क्या कहा जी? एक्यूज जो कि एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क है, वो डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर के पैरों में गिर जाता है और उनसे भीख मांगते हुए कहता है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस आप मुझे बचा लेना। इसके बाद फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और इसके बाद अल्टीमेटली एक्यूज जो है कन्फेशन कर देता है। तो अब ये जो कन्फेशन है ये इनएडमिसिबल माना जाएगा। क्यों? बिकॉज सच कन्फेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट मेड बाय द इंस्पेक्टर। ओके, पर्सन अथॉरिटी ने एक्यूज को क्या बोला कि आप मुझे कन्फेशन कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बचा लूंगा। तो क्या है? ये इंड्यूसमेंट। ऑलराइट, देखो द कन्फेशन विल बी हिट बाय सेक्शन 24। अच्छा, मान के चलिए अगर पर्सन इन अथॉरिटी केवल अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, पर्सन इन अथॉरिटी केवल अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ही इज डूइंग हिज जॉब ओनली। जैसे मान के चलिए पुलिस ऑफिसर 21 के आगे सेक्शन 161 सीआरपीसी का सेक्शन ओपन करके उसे बताता है कि देखो भाई, यहां क्लियर कट लिखा हुआ है, लॉ में क्लियर कट लिखा हुआ है दैट यू आर बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द केस पुट बाय मी। जिसके बाद जो एक्यूज है वो कन्फेशन कर देता है। तो क्या ये जो कन्फेशन है ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस इससे ऑब्टेन किया गया है? क्या ये कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगा? क्या लगता है आपको? क्या ये कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगा? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सच पर्सन इज डूइंग हिज ड्यूटी ओनली। ओके, उसने एक्यूज को कन्फेशन देने के लिए इंड्यूस नहीं किया, उसने एक्यूज को कन्फेशन देने के लिए धमकी नहीं दी, उसने एक्यूज को कन्फेशन देने के लिए कोई वायदा या वचन नहीं दिया, बल्कि उसने तो केवल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी। उसने तो एक्यूज को केवल इस बात से फेमिलियर कराया कि देखो भाई, सेक्शन 161 सीआरपीसी ये कहती है दैट यू आर बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द केस पुट बाय मी। ओके, उसने एक्यूज के साथ कन्फेशन ऑब्टेन करने के लिए किसी तरह का कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं दिया। देयरफॉर सच कन्फेशन विल नॉट बी हिट बाय सेक्शन 24। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? कोई बात, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान के चलिए एक्यूज को मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है। ठीक है, एक्यूज को मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है कि जनाब, एक्यूज आपके आगे कन्फेशन करना चाहता है। अब जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 164 सीआरपीसी को कंप्लाई करता है। मजिस्ट्रेट उसे सेक्शन 164 सीआरपीसी से फैमिलियर कराता है, उसे वार्न करता है कि देखो भाई, ये जो कन्फेशन तुम कर रहे हो ना, बड़े सोच समझ के करना, क्योंकि ये जो कन्फेशन है ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। इट विल बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट यू। अब आप देख लो आपको कन्फेशन करना है नहीं करना। उसके बाद जो एक्यूज है वो कन्फेशन कर देता है। तो क्या ये कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से हिट होगा?
आंसर इज नो. वाई? बिकॉज मजिस्ट्रेट इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ओनली. जो मजिस्ट्रेट है वो लीगल ड्यूटीज को कंप्लाई कर रहा है. जो मजिस्ट्रेट है वो केवल अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है. ओके. उसने एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं दिया. समझ रहे हो? उसने केवल एक्यूज को वार्निंग दी है कि भाई बड़े सोच समझ के कन्फेशन करना, क्योंकि ये कन्फेशन जो है वो एविडेंस में आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा. उसने एक्यूज को कोई धमकी नहीं दी है ना? तो देयरफॉर ये जो कन्फेशन है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा. ऑलराइट? क्लियर? वेरी गुड. अब चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या होगा यदि एक्यूज अपने सेल्फ बिलीफ से कन्फेशन करता है? व्हाट विल हैपन इफ एक्यूज पर्सन मेक्स द कन्फेशन बाय हिज ओन बिलीफ? क्वेश्चन समझ में आया? जैसे मान के चलिए एक्यूज ने ये विश्वास करके या ये सोच के कन्फेशन कर दिया कि अगर मैं ये कन्फेशन कर दूंगा, अगर मैं अपने जुर्म का इकरारनामा कर दूंगा, तो जो अथॉरिटीज हैं वो मेरे को सॉफ्टली ट्रीट करेंगी. ये जो अथॉरिटीज हैं वो मेरे को जेंटली ट्रीट करेंगी. ये मान लो उसने मूवीज में देखा है कि अगर एक्यूज कन्फेशन कर देता है तो जो उसकी सजा है वो कम हो जाती है. तो इन मूवीज से इंस्पायर होकर ये सब सोचकर एक्यूज भी कन्फेशन कर देता है. एक्यूज को लगता है कि अगर मैंने कन्फेशन कर दिया तो जो उसकी सजा है वो कम हो जाएगी, या अगर मैंने कन्फेशन कर दिया तो जो अथॉरिटीज हैं उनका जो मेरे प्रति रवैया है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा. तो अब सवाल यह है कि क्या ये जो कन्फेशन है इस सेक्शन 24 से हिट होगा? बताइए. पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए किसी भी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं दिया, लेकिन एक्यूज ने खुद से ऐसा सोचकर, खुद से ऐसा विश्वास करके कन्फेशन कर दिया. तो क्या ये जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट होगा? क्या लगता है जज साहब? बताइए. वेरी गुड. आंसर इज नो. वाई? बिकॉज नो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वॉज गिवन बाय पर्सन इन अथॉरिटी and the confession made by accused was voluntarily. Okay? एक्यूज ने खुद से ऐसा सोच के या सेल्फ बिलीफ में कन्फेशन किया है. पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को कन्फेशन देने के लिए किसी भी तरह का कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं दिया. Therefore, the above confession will not be hit by section 24. इसके रेस्पेक्ट में केस का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. केस का नाम है आर.के. दालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1961. ओके. कन्फेशन बाय एक्यूज इंड्यूस्ड बाय हिज ओन बिलीफ, इसके रेफरेंस में ये केस है. ठीक है? ओके. क्लियर? वेरी. अच्छा, चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करिए. सपोज करके चलिए एक्यूज के ऊपर 2 चार्ज फ्रेम किए गए. ठीक है? मान के चलिए एक्यूज के ऊपर मर्डर और थेफ्ट, एक्यूज के ऊपर ये दोनों चार्ज फ्रेम किए गए, एक मर्डर का और दूसरा थेफ्ट का. अब पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को इंड्यूस किया कि अगर तुमने मर्डर के ऑफेंस का कन्फेशन कर दिया तो हम तुम्हें छुड़ा लेंगे. ध्यान से सुनना क्वेश्चन. पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को इंड्यूस किया कि यदि तुम मर्डर के ऑफेंस का कन्फेशन कर देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे. जिसके बाद एक्यूज ने थेफ्ट के ऑफेंस को लेकर कन्फेशन कर दिया. बात समझे? पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को मर्डर का कन्फेशन करने के लिए इंड्यूस किया, लेकिन एक्यूज पर्सन ने थेफ्ट के ऑफेंस का कन्फेशन कर दिया. तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो कन्फेशन है क्या ये सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट होगा? क्या लगता है आपको? बताइए.
आंसर इज नो. वाई? बिकॉज सेक्शन कंटेम्पलेट्स, सेक्शन क्या कंटेम्पलेट करता है? कन्फेशन वुड बी इररिलेवेंट ओनली व्हेन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैव रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन. यानी जो चार्ज एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है उसी चार्ज के रेस्पेक्ट में इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस मिलना चाहिए और उसी चार्ज के रेस्पेक्ट में एक्यूज ने कन्फेशन किया हो. यानी जिस चार्ज के रेस्पेक्ट में एक्यूज पर्सन को इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दी गई है उसी चार्ज के रेस्पेक्ट में एक्यूज पर्सन ने कन्फेशन किया हो, केवल तभी वो कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगा. बात समझ में आई? कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज पर्सन must have reference to the charge against the accused person. जो चार्ज एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है उसी चार्ज के रेस्पेक्ट में इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस मिला हो और उसी चार्ज के रेस्पेक्ट में एक्यूज ने कन्फेशन किया हो. ठीक है, केवल तभी वो जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 से हिट होगा. इसलिए इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप अपने माइंड में एक बात सेट कर लेना कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस उस चार्ज के रेफरेंस में होना चाहिए जो एक्यूज के ऊपर लगाया गया है. याद आया? नहीं याद आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताई थी. और इसलिए जब हम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इन सब के एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे तो हम इस चीज को ऐसे पढ़ रहे थे. जब हमने एग्जांपल डिस्कस किया था लाइक टू ऑफर पार्डन अगेंस्ट अलेज ऑफेंस, तो हमने इसको यहां ऐसे समझा था कि पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को बोला कि जिस ऑफेंस का चार्ज तेरे ऊपर लगाया गया है अगर तू उसके रेस्पेक्ट में कन्फेशन कर देता है तो तुझे पार्डन दे दिया जाएगा. याद आया? नहीं आया क्योंकि तब उस समय आप गौर करके नहीं सुन रहे थे. अब चलिए वीडियो को रिवाइंड करके देखिए. हमने एक एक एग्जांपल को इसी तरह डिस्कस किया है. स्टार्टिंग के जो 3-4 एग्जांपल है वो इसी तरीके से डिस्कस करें. तो कहने का मतलब यह है, सपोज करके चलिए एक्यूज के ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो है मर्डर का और पर्सन इन अथॉरिटी ने जो इंड्यूसमेंट दी है या इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस इनमें से कुछ भी दिया है वो भी मर्डर के चार्ज को लेकर दिया है और एक्यूज ने जो कन्फेशन दिया है वो भी मर्डर के ऑफेंस को लेकर दिया है. यानी जिस चार्ज को लेकर एक्यूज को इंड्यूस किया गया था उसी के रेस्पेक्ट में एक्यूज ने कन्फेशन किया है. Then only the confession will be hit by section 24. बात समझ में आई? लेकिन अगर मान के चलिए एक्यूज के ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया है वो मर्डर और रेप दोनों का फ्रेम किया गया है और पर्सन इन अथॉरिटी ने उसे मर्डर को लेकर इंड्यूस किया, लेकिन एक्यूज ने जो कन्फेशन किया वो रेप का किया, तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा. Why? Because inducement, threat और promise must have reference to the charge against the accused person. Okay? तो आप याद रखना, यदि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को लेकर किया गया है और एक्यूज ने किसी दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में कन्फेशन किया है तो वो जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा. ओके? तो आई गेस अब आपको हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट एक्यूज पर्सन इस टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी अगर आप हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट एक्यूज पर्सन इसको लेकर अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट एक्यूज पर्सन मींस सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग and some charge against him is under investigation at the time when he made the confession. अब चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, अब आप लोग एक बात बताइए, क्या होगा यदि पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज से मॉरल, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल तरीके से कन्फेशन को ऑब्टेन किया है?
क्या होगा यदि पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज से मॉरल, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल तरीके से कन्फेशन को ऑब्टेन किया है। जैसे मान के चलिए पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को बोला कि भगवान के नाम पर सच बोलिए। ये मान के चलिए पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को बोला कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अब सवाल यह है कि अभी जो कन्फेशन है, क्या यह कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगा? क्या मॉरल, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल तरीके से ऑब्टेन किया गया कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगा या नहीं? तो आंसर इज नो। ये जो कन्फेशन है ये रेलेवेंट माना जाएगा। वाई? बिकॉज सेक्शन कंटेम्पलेट्स दैट सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस in the opinion of the court be sufficient to give the accused person grounds by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature. Okay. By section states such inducement, threat or promise in the opinion of the court be sufficient to give the accused person grounds that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature. यानी 21 को लगना चाहिए कि कन्फेशन करके वो या तो टेम्पोरल नेचर के किसी इवल को अवॉइड कर पाएगा या फिर वो किसी टेम्पोरल नेचर के एडवांटेज को गेन कर पाएगा। राइट? टेम्पोरल मींस कनेक्टेड विद द रियल, फिजिकल और मैटेरियल वर्ल्ड एंड नॉट टू स्पिरिचुअल मैटर्स। ठीक है? वर्ल्डली अफेयर्स, related to worldly affairs or materialistic benefit और worldly benefit, जो केवल सांसारिक चीजों से कनेक्टेड हो, जैसे मोह माया कहते हैं। ओके? ना कि स्पिरिचुअल, रिलीजियस या फिर मॉरल चीजों से। तो टेम्पोरल नेचर के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ टेम्पोरल नेचर और इवल ऑफ टेम्पोरल नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोसीडिंग एक्यूज के अगेंस्ट चल रही है, उस प्रोसीडिंग के कनेक्शन में एक्यूज को लगता है कि उसे एक्विट कर दिया जाएगा या फिर उसकी सजा कम कर दी जाएगी या फिर उसे पार्डन दे दिया जाएगा या उसके अगेंस्ट जो चार्जेस है उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये टेम्पोरल नेचर के एडवांटेज हैं। हमने पढ़ा था ना, ही वुड गेन एनी एडवांटेज of temporal nature in reference to the proceeding against him. तो एक्विटल होना, सजा का कम होना, पार्डन देना, चार्जेस को डिसमिस करना, ये सब क्या है? ये सब टेम्पोरल नेचर के एडवांटेज है। और आगे हमने क्या पढ़ा? या फिर जो प्रोसीडिंग एक्यूज के अगेंस्ट चल रही है, उस प्रोसीडिंग के कनेक्शन में एक्यूज को लगता है कि अगर मैं कन्फेशन कर दूंगा तो वो किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा। टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा। दे रखा है ना, और अवॉइड एनी इविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर। तो टेम्पोरल नेचर के इविल के एग्जांपल दे सकता है कोई मेरे को? तो टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा, इसका मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट लाइक इंप्रिजमेंट या कन्विक्शन या कन्फाइनमेंट। ये सब क्या है? ये सब टेम्पोरल नेचर के इविल है जिनको एक्यूज अवॉइड कर पाएगा। ठीक है? यानी ये सब सांसारिक चीजों से संबंधित है। ऑलराइट? लेकिन अगर मान के चलिए जो प्रोसीडिंग एक्यूज के अगेंस्ट चल रही है, उस प्रोसीडिंग के कनेक्शन में एक्यूज को लगता है कि अगर मैं कन्फेशन कर दूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, या जो मेरी आत्मा है वो पापों से मुक्त हो जाएगी। Then such confession would be admissible and not hit by section 24. Why? Because section clearly states gain of any advantage or avoidance of any evil must be of a temporal nature. That means it should not be of a moral, spiritual or religious nature. Okay? समझ में आया?
तो अब एग्जाम्पल में जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि 21 को बोला गया कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाएगा। पर्सन इन अथॉरिटी ने 21 को बोला कि अगर आप झूठ बोलोगे या आप कन्फेशन नहीं करोगे तो आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, जिसके बाद 21 ने कन्फेशन कर दिया। अब आप मुझे बताइए, यहां जो एडवांटेज 21 को मिल रहा है, यहां जो एडवांटेज 21 को मिल रहा है वो स्पिरिचुअल एडवांटेज है या फिर वर्ल्डली एडवांटेज है? यस, वेरी गुड, दिस इज स्पिरिचुअल एडवांटेज। Therefore, such confession will not be hit by Section 24 of Indian Evidence Act. समझ में आया? नहीं आया? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको अभी हम और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं। स्पीक ट्रूथ इन द नेम ऑफ गॉड। पर्सन इन अथॉरिटी ने 21 को बोला कि भगवान के नाम पर सच बोलो, जिसके बाद 21 ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कन्फेशन है ये 21 से मॉरल, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल बेनिफिट से ऑब्टेन किया गया। इसी तरह 21 को बोला गया टेल ट्रूथ इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर विच 21 कन्फेस्ड। 21 को चर्च ले जाया जाता है और बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट के आगे सच बोलिए, जिसके बाद जो 21 है वो कन्फेशन कर देता है। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कन्फेशन है ये मॉरल, स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस बिलीफ से ऑब्टेन किया गया है। इसी तरह एक केस में क्या हुआ था, 21 भगवान शिव शंकर की शिवलिंग को पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझसे उसका खून हो गया। ठीक है, 21 भगवान शिव शंकर की शिवलिंग को पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने गुस्से में उसका खून कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कन्फेशन है ये स्पिरिचुअल, मॉरल या फिर रिलीजियस बिलीफ से ऑब्टेन किया गया है। लाइकवाइज, नील डाउन एंड टेल मी ट्रूथ इन द नेम ऑफ अलमाइटी, आफ्टर विच 21 कन्फेस्ड। 21 को बोला गया कि घुटने के बल बैठो और भगवान को साक्षी मान के कन्फेशन कर दो, जिसके बाद 21 ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। इस तरह एक और एग्जांपल है, डू नॉट रन योर सोल इन मोर सिन बट टेल द ट्रूथ, आफ्टर विच 21 कन्फेस्ड। पर्सन इन अथॉरिटी ने 21 को बोला कि अपनी आत्मा को और पापों में मत लगाइए, सच्चाई को बयां करो, जिसके बाद 21 ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बी श्योर टू टेल द ट्रूथ, यू हैव कमिटेड वन सिन, डू नॉट कमिट द अदर, आफ्टर विच द 21 कन्फेस्ड। 21 को बोला गया कि ध्यान रखना, आप एक पाप पहले ही कर चुके हो, अब एक झूठ और बोल के आप एक और पाप मत कर देना, जिसके बाद 21 ने कन्फेशन कर दिया। तो अभी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कन्फेशन 21 से मॉरल, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल बेनिफिट से ऑब्टेन किए गए। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि 21 को बोला गया कि यदि आप कन्फेशन करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप कन्फेशन नहीं करोगे तो आपको नरक मिलेगा, जिसके बाद 21 ने कन्फेशन कर दिया। सो ऑल दीज कन्फेशन आर मेड ईदर अंडर स्पिरिचुअल बिलीफ और अंडर स्पिरिचुअल बेनिफिट। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज कन्फेशन आर नीदर गोइंग टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट ऑफ टेम्पोरल नेचर टू एक्यूज, नॉर गोइंग टू अवॉइड एनी इवल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर। बात समझ में आ रही है ना? Thus, all of these confession will be admissible and not hit by Section 24 of Indian Evidence Act. So, in nutshell, we can say confession made by accused under moral, religious, spiritual benefit will not be hit by Section 24 because such confession are not of a temporal nature. Okay? तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो आई गेस अब आपको इस टेम्पोरल टर्म का मतलब भी समझ में आ गया होगा। टेम्पोरल मींस जो सांसारिक लाभ और सांसारिक हानि से संबंधित हो। ठीक है, सांसारिक लाभ या सांसारिक हानि से संबंधित हो, ना कि धार्मिक हानि और लाभ से। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, बहुत देर से हम बार बार एक टर्म को रिपीट कर रहे हैं, एंड दैट इज पर्सन इन अथॉरिटी, राइट?
तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, क्या होता है जी पर्सन इन अथॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन इन अथॉरिटी? जैसे मेरे को लगता है कि अब तक जितना हमने सेक्शन डिस्कस किया है आपने थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा लिया होगा, या थोड़ा बहुत गेस तो आपने कर लिया होगा। तो देखो, पर्सन इन अथॉरिटी मींस वन हु हैज अथॉरिटी ओवर एक्यूज, वन हु हैज पावर और अथॉरिटी ओवर द एक्यूज। यानी जिस पर्सन के पास एक्यूज की अथॉरिटी है उसे हम बोलते हैं पर्सन इन अथॉरिटी। और वी कैन से पर्सन हु आर एंगेज्ड इन एप्रीहेंशन, डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एन एक्यूज। पर्सन हु आर एंगेज्ड इन एप्रीहेंशन, डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एन एक्यूज। वो पर्सन जो एक्यूज के एप्रीहेंशन, डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन में एंगेज्ड हैं, दे आर कॉल्ड पर्सन इन अथॉरिटी। और वी कैन से अ पर्सन हु हैज द जुडिक्शन टू एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस ओवर द एक्यूज इज कॉल्ड पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पर्सन इन अथॉरिटी के। मजिस्ट्रेट, अटॉर्नी, पुलिस ऑफिसर्स, जेलर, वार्डन, क्लर्क ऑफ कोर्ट, क्लर्क्स ऑफ कोर्ट एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे पर्सन्स पर्सन इन अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल करेंगे। क्यों? बिकॉज इन सभी के पास एक्यूज पर्सन की अथॉरिटी, दे हैव पावर और अथॉरिटी ओवर द एक्यूज। और वी कैन से दे आर एंगेज इन एप्रीहेंशन, डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्यूज। ओके, हालांकि देखो अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट की, जैसे इन्होंने यहां बताया कि पर्सन इन अथॉरिटी में मजिस्ट्रेट भी आता है, अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट की तो मेरा यह मानना है कि मजिस्ट्रेट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन इन अथॉरिटी। लीगली और लॉजिकली दोनों ही मैनर में, दोनों ही तरीके से ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आई मीन आप खुद सोचो कि मजिस्ट्रेट क्यों किसी एक्यूज को इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस देगा? भाई वो वहां जस्टिस सर्व करने के लिए बैठा है, वो वहां न्याय देने के लिए बैठा है, वो क्यों एक्यूज को इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस देने लगेगा? और इन केस सपोज करके चलिए, इन केस उसने ऐसा कर भी दिया तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएंगी। ही विल बी चार्ज फॉर मिसयूजिंग हिज पावर एंड फॉर नॉट डूइंग हिज जॉब लॉफुली। राइट, बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह अगर आप लीगली देखो, अगर आप लीगली देखो तो मजिस्ट्रेट ऐसे कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए बाउंड नहीं है जो कन्फेशन इनवॉलेंटरी है। सीआरपीसी का सेक्शन 164 क्या स्टेट करता है? कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज वॉलंटरी कन्फेशन नहीं कर रहा है तो मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ही विल नॉट रिकॉर्ड द कन्फेशन। एक बार प्लीज आप सभी लोग सीआरपीसी के सेक्शन 164 का क्लॉज 2 निकालिए। बेरक्ट है आपके पास? 1 मिनट लगेगा आपको, प्लीज एक बार आप सीआरपीसी का सेक्शन 164 क्लॉज 2 निकालिए। तो क्या लिखा है यहां पर? मैं एक बार रीडिंग दे रहा हूं, जिनके पास बेरक्ट नहीं है वो एक बार सुन लें। द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। अब देखो आप यहां से सुनना। एंड द मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट he has reason to believe that it is being made voluntarily. That means अगर मजिस्ट्रेट के पास रीजन टू बिलीव है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज वॉलंटरली कन्फेशन नहीं कर रहा, उसे लगता है कि एक्यूज पुलिस ऑफिसर के टॉर्चर के डर से या किसी प्रेशर में आकर या किसी और कारण से कन्फेशन कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। तो दैट मींस अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दे भी देता है तो भी वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज सेक्शन 164 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी क्लियरली रेस्ट्रिक्ट हिम नॉट टू रिकॉर्ड द कन्फेशन व्हिच इज मेड बाय द एक्यूज इनवॉलंटरली। बात समझ में आई? तो दैट मींस लीगली और लॉजिकली दोनों ही तरीके से इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि जो मजिस्ट्रेट है वो एक्यूज पर्सन को इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस देगा,
एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस देगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, या कहो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट हाँ, पूरी तरीके से इंपॉसिबल नहीं है। अगर पूरी तरीके से इंपॉसिबल होता है तो ये सेक्शन है ये इनेक्ट न किया होता। हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जज साहब एक्यूज को इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस दे दें, है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब भाई पर्सन इन अथॉरिटी में जज साहब को इंक्लूड किया गया है तो ये सोच के इंक्लूड किया होगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है, या इसकी भी संभावना है, या इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो आई गेस आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलें। चलिए, क्या होगा यदि एक्यूज पर्सन को उसके किसी बेस्ट फ्रेंड ने कन्फेशन करने के लिए इंड्यूस किया? ये मान के चलो जिस लड़की से एक्यूज सबसे ज्यादा प्यार करता था वो लड़की एक्यूज के पास आती है और उसको बोलती है यार तू कन्फेशन कर दे, मेरा वादा है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्यूज जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता था वो लड़की उसके पास आती है और उससे बोलती है कि यार तू कन्फेशन कर दे, मेरा वादा है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। भाई देखो, ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई बंदा किसी ना किसी से बेइंतहा मोहब्बत जरूर करता है, राइट? बस फर्क इतना सा है कि किसी की मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है, किसी की नहीं होती। एनीवेज, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपकी जो मोहब्बत है वो मुकम्मल हुई या नहीं। वो शायरी है ना कि मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। या आप इसी तरह की शेर और शायरी लिख रहे हैं? एनीवेज, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप सबका प्यार मुकम्मल हो। तो वापस आते हैं जी। मान के चलिए जिस लड़की से एक्यूज सबसे ज्यादा प्यार करता था उसने आके उसको कन्फेशन करने के लिए बोला। उसने बोला कि भाई मैं वादा करती हूं तू कन्फेशन कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, या मैं तुझे जेल से छुड़ा लूंगी। और एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट होगा? बताइए। आंसर इज नो। Why? Because only those confession will be hit by section 24 where inducement, threat or promise is given by person in authority. And in the above example, inducement or promise was not given by person in authority. Thus, ये जो confession है ये extra judicial confession की कैटेगरी में फॉल करेगा and it will be admissible. Okay? इसी तरह एक और एग्जांपल लेके चलिए। मान के चलिए एक्यूज के दोस्त ने उसे धमकी दी कि अगर तूने अपना जुर्म नहीं कबूला तो मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगा कि तूने ही उस रात अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इतना सुनते ही एक्यूज ने डर के मारे कन्फेशन कर दिया। तो क्या ये जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट होगा? वेरी गुड। आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज थ्रेट वॉज नॉट मेड फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के कंटेक्स्ट में आप सभी लोग एक केस का नाम नोट कर लीजिए, प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, मीन्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज करके चलिए अगर एक्यूज के फ्रेंड ने उसे इंड्यूस किया है या एक्यूज के फ्रेंड ने उसे थ्रेटनिंग दी है जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया, तो क्या ये जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट होगा? आंसर इज नो। Why? Because such inducement, threat or promise was not given by person in authority. Okay? मगर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए। सपोज करके चलिए एक्यूज का जो दोस्त है या एक्यूज जिस लड़की से प्यार करता है वो मजिस्ट्रेट है या वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो क्या इस केस में एक्यूज के द्वारा दिया गया कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगा? चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर फटाफट। क्या लगता है आपको? मान के चलिए जो एक्यूज का दोस्त है वो मजिस्ट्रेट है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके इंड्यूस करने पर एक्यूज कन्फेशन कर देता, तो क्या अभी ये जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट होगा? बताइए चलिए कमेंट करके। अच्छा, अब हम इतनी देर से सेक्शन 24 को डिस्कस कर रहे हैं। काफी देर से हम सेक्शन 24 को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आप में से कोई मुझे इस सेक्शन के प्रिंसिपल को बता सकता है?
आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वाई सेक्शन 24 इज फ्रेम्ड? कोई बताएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रेमिंग सेक्शन 24? एनीवन? तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 24 इज अ कन्फेशन वुड बी एडमिसिबल ओनली इफ इट इज मेड वॉलेंटरली बाय द एक्यूज्ड। यानी कन्फेशन केवल तभी एडमिसिबल होगा जब एक्यूज ने वो कन्फेशन बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी फियर, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस एक्सेट्रा में आके किया है। यानी एक्यूज ने वो कन्फेशन फ्री विल से, स्वेच्छा से, बिना किसी फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा के किया है। Voluntarily confession means if it is made under his free will, it is not influenced by inducement, threat or promise. Whereas involuntary confession means confession which are not voluntarily, which are made under the influence of inducement, threat or promise. That means ऐसे confession जो एक्यूज को डरा धमका के, बहला फुसला के या कोई वादा वचन देकर लिए गए हैं। तो यार आप खुद एक लॉजिक सोचो, आप लॉ स्टूडेंट की तरह नहीं, आप एक लेमन पर्सन की तरह ही सोचो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअली में एक्यूज ने उस ऑफेंस को कमिट ही ना किया हो। भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअली में एक्यूज ने उस ऑफेंस को कमिट ही ना किया हो और वो तो बस पर्सन इन अथॉरिटी के डर से या पर्सन इन अथॉरिटी के किसी भी लालच में आकर उस जुर्म का कबूलनामा कर दे जो उसने एक्चुअली में कभी कमिट किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक्यूज है वो पर्सन इन अथॉरिटी के थ्रेट से डर जाए। वो इस बात से डर जाए कि अगर मैंने इस ऑफेंस का कबूलनामा नहीं किया, अगर मैंने इस ऑफेंस का कन्फेशन नहीं किया, तो जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो मेरे बीवी बच्चों को भी इस क्राइम में धकेल देगा, वो मेरे बीवी बच्चों को भी मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करेगा, वो उनको भी सलाखों के पीछे भिजवा देगा, है ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्यूज जो है वो किसी प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट के लालच में आकर कन्फेशन कर दे। लाइक सपोज करके चलिए एक्यूज जो है वो बहुत ही गरीब पर्सन है और पर्सन इन अथॉरिटी ने उसको आश्वासन दिया, उसको प्रॉमिस किया कि अगर तूने इस ऑफेंस का कबूलनामा कर दिया तो हम वादा करते हैं तेरी बीवी और तेरे बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे, ठीक है, हम पूरी जिंदगी तेरे बीवी बच्चों को पालेंगे। और इस लालच में आकर एक्यूज ने उस ऑफेंस का कन्फेशन कर दिया जो उसने एक्चुअली में कभी कमिट किया ही नहीं था। तो अब इससे क्या होगा? भाई इससे तो फिर जो पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वही फेल हो जाएगा, राइट? जो रियल कल्प्रेट है या जो रियल ऑफेंडर है, जो जिसने एक्चुअली में उस ऑफेंस को कमिट किया है, वो तो बाहर आजाद घूम रहा होगा और कोई इनोसेंट पर्सन जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा होगा। और ऐसे तो फिर क्रिमिनल्स का और मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना? कनेक्ट तो कर पा रहे हो ना आप? तो इस सबको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 24 को फ्रेम किया गया है, ठीक है? तो चूंकि इनवॉलेंटरी कन्फेशन अनट्रस्टवर्दी माने जाते हैं, यानी जो कन्फेशन इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस से ऑब्टेन किया होता है वो भरोसे के लायक नहीं होता, और कोर्ट ऑफ लॉ ऐसे इनवॉलेंटरी कन्फेशन पर रिलाई करके केस के फेट को डिसाइड नहीं कर सकती या केस को कन्विक्ट नहीं कर सकती। दिस इज द रीजन व्हाई कन्फेशन मेड अंडर इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस बिकम्स इररिलेवेंट। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे एक बात बताइए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, क्या ये टर्म्स किसी और क्रिमिनल लॉ में भी यूज किए गए हैं? क्या इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 के अलावा किसी और क्रिमिनल लॉ में इन टर्म्स को एक्सप्रेस किया गया है? क्या आईपीसी या सीआरपीसी में इन टर्म्स को यूज किया गया है? कोई बताएगा? एनीवन? तो आंसर इज यस। सेक्शन 163 क्लॉज 1 सीआरपीसी के सेक्शन 163 क्लॉज 1 में इन टर्म्स को एक्सप्रेस किया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 163 खोल के देखिए क्या लिखा है वहां पर, निकालिए एक बार बेरेक्ट, जिन लोगों के पास नहीं है मैं एक बार रीडिंग दे रहा हूं यहीं से। सेक्शन का टाइटल स्टेट करता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड,
क्लॉज 1 स्टेट no police officer or other person in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 24 of Indian Evidence Act. That means ना तो कोई पुलिस ऑफिसर और ना ही कोई और पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है वो ना तो खुद उस इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस को देगा या उस इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस के ऑफर को देगा और ना ही किसी और पर्सन से उस इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस के ऑफर को या उस इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस को दिलवाएगा। किस इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस को? जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में मेंशन किया गया है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी? सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट deals with confession, whereas section 163 of criminal procedure code deals with statement. And second difference is section 163 is wider in its scope. It deals with any person who is giving his statement in the course of investigation, whereas section 24 of Indian Evidence Act is confined only to accused person. Or we can say section 24 of Indian Evidence Act is confined to accused person only. Okay? तो आप देख लेना इस चीज को एक बार। ऑलराइट? अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर गांव की पंचायत एक्यूज को थ्रेटनिंग देती है, अगर गांव की पंचायत एक्यूज को थ्रेटनिंग देती है कि अगर तूने कन्फेशन नहीं किया तो हम तुझे कास्ट से बाहर निकाल देंगे, अगर तूने कन्फेशन नहीं दिया तो हम तुझे जाति से बाहर निकाल देंगे। जाति, कास्ट, कास्ट और पास्ट, कास्ट और पास्ट किसी भी यूथ के या किसी भी इंडियन के सबसे बड़े दो झमेले हैं। कितने प्यार तो न जाने इसी के बली भेंट हुए, है ना? जाति जाति जाति, किस जाति के हो? उच्च जाति के हो, नीच जाति के हो? पता नहीं यार, कब हम इस मेंटेलिटी से निकल पाएंगे। आपको पता है भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे? इफ गॉड बिलीव इन कास्ट सिस्टम देन आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। अगर भगवान कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं तो मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। और इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आजादी के ट्रू फाइटर रहे हैं, उन्होंने गांधी जी को ना जाने कितनी बार आग्रह किया कि अगर हमें अपने देश को आजाद कराना है तो हमें इन लोगों के मन से जाति के भेद भावना को निकालना होगा, तभी हम अपने देश को आजाद करा पाएंगे। बट गांधी जी हमेशा इसके अगेंस्ट रहे। खैर, वापस आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर गांव की पंचायत 21 को थ्रेटनिंग देती है कि अगर तूने कन्फेशन नहीं दिया तो हम तुझे अपनी जाति से बाहर कर देंगे, और इस डर से 21 कन्फेशन कर देता है, तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो कन्फेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से हिट होगा? बताइए, क्या लगता है आपको? तो आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इस थ्रेट का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक बार रीडिंग लेते हैं इस केस लॉ की। एम्परर वर्सेस मोहनलाल। Confession by a person who was threatened to be removed from his caste for life was held to be relevant because the threat did not have anything to do with the charge. उस थ्रेट का उस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और देखो इसके साथ मुझे ये भी लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पंचायत ऑफिसर है, चूंकि वो एक पर्सन इन अथॉरिटी नहीं है, इसलिए भी जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। पर चूंकि इस केस लॉ में उन्होंने इस पॉइंट को रेज नहीं किया है, तो हो सकता है मैं गलत हूं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने इस चीज को ऐड ऑन क्यों नहीं किया, तो मैं पर्सनली इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ओके, ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरह अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि 21 को थ्रेटनिंग दी गई कि अगर तूने कन्फेशन नहीं किया तो हम तुझे अपने गांव से बाहर निकाल देंगे, और इस डर से 21 ने कन्फेशन कर दिया, तो ये जो कन्फेशन है ये भी सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। क्यों?
because of the same reason that such threat did not have anything to do with the charge. Okay? बाकी देखो, मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर केस लॉ पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना. ओके, इट माइट बी पॉसिबल दैट योर जुडिशियल माइंड डिड नॉट एग्री विद दिस केस लॉ और विद द रीजनिंग ऑफ द केस लॉ. हो सकता है ऐसा, बट यार वही बात है कि मेन स्किल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने एज इट इज यहाँ डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. अच्छा, हमने पढ़ा अगर कोर्ट को लगता है कि पर्सन इन अथॉरिटी ने ये जो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस दिया है जिसके चलते एक्यूज ने कन्फेशन किया है, तो ये जो कन्फेशन है ये इरेलेवेंट माना जाएगा. राइट? यही पढ़ा हमने. अब आप बहुत अलर्ट होकर मेरी एक बात सुनना. सवाल ये है कि आखिर एक्यूज ने ये कन्फेशन किसको किया है? एक्यूज ने ये कन्फेशन किसको किया है? हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस दिया, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया. राइट? अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना. लेकिन अभी तक हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि एक्यूज कन्फेशन कर किसको रहा है. सवाल ये है कि आखिर एक्यूज ने कन्फेशन किसको किया है? पुलिस ऑफिसर को किया है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किया है, या ट्रायल कोर्ट को किया है, या किसी प्राइवेट पर्सन को किया है? प्राइवेट पर्सन जैसे कि डॉक्टर, फ्रेंड, रिलेटिव एक्सेट्रा. भाई हम शुरू से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पर्सन इन अथॉरिटी ने तो एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए केवल इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस दिया है, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया. राइट? आप पूरा लेक्चर उठा के देख लीजिए, हमने कहीं भी अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि एक्यूज जो कन्फेशन है ये किसको कर रहा है. पूरे वीडियो सेशन में अभी तक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने कोई भी बात नहीं करी. तो सवाल ये है कि भैया एक्यूज कन्फेशन कर किसको रहा है? पुलिस ऑफिसर को कर रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कर रहा है, ट्रायल कोर्ट को कर रहा है, या किसी प्राइवेट पर्सन को कर रहा है? आखिर ये कन्फेशन कर किसको रहा है? चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए. चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और इजी कर देते हैं. हम यहां से पीओ को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज आगे के सेक्शन में हम यही डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर विल बी हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है? जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25, उसमें हम इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पीओ को किया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता. तो अब आपके पास ये तीन ऑप्शन बचते हैं कि जो कन्फेशन है एक्यूज ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किया है, ट्रायल कोर्ट को किया है, या फिर किसी प्राइवेट पर्सन को किया है. तो चलिए अब इसका आंसर आप लोग मुझे रिसर्च करके बताइए. ये आपका होमवर्क है. हिंट दे देता हूं मैं आपको. इसका जो आंसर है वो बेरेक्ट की स्टार्टिंग की 2 लाइन में छपा हुआ है. ये जो स्टार्टिंग की 2 लाइन है ना, कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग if the making of the confession appears to the court. इन्हीं 2 लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है. आप लोग रिसर्च करके या अपने कोई भी नोन एडवोकेट या जो भी आपका सीनियर है उनसे डिस्कस करके मुझे ये बताइए कि एक्यूज जो कन्फेशन है वो किसको कर रहा है. ओके? तो देखो जी, ये था हमारा सेक्शन 24. ऑलराइट? सेक्शन 24 के सभी टर्म्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. हमने इस सेक्शन में इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस, इनका मतलब क्या होता है ये देखा. हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, इसको भी समझा. प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है इसको भी समझा. गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी इवल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर, इसको भी हमने यहां डिस्कस किया. तो ऑलमोस्ट सेक्शन के सभी टर्म्स को हमने यहां बहुत अच्छे समझाए. ऑलराइट? तो ये था हमारा सेक्शन 24. अब चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 28 की तरफ. सेक्शन 24 इज टू बी रेड विद सेक्शन 28. सेक्शन 28 क्या कहता है जी? आइए रीड करते हैं. कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस रेलेवेंट. क्या कहा? इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस के इंप्रेशन को रिमूव करने के बाद जो कन्फेशन किया है वो रेलेवेंट माना जाएगा. चलिए रीड करते हैं. इफ सच अ कन्फेशन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 24 इज मेड
आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीन फुल्ली रिमूव्ड, देन इट इज रेलेवेंट। तो क्या कहा जी, जो कन्फेशन सेक्शन 24 में रेफर किया गया है, अगर वो कन्फेशन तब किया गया है जब कोर्ट की ओपिनियन में उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से एक्यूज के माइंड में जो इंप्रेशन कॉज हुआ था वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, तो फिर जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल माना जाएगा। समझ में आई? इफ सच अ कन्फेशन एज इज रेफर टू इन सेक्शन 24, वो कन्फेशन जो सेक्शन 24 में रेफर किया गया है, यानी जो कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है, उस कन्फेशन की बात हो रही है। इज मेड, वो किया गया है, लेकिन वो कब किया गया है? आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीन फुल्ली रिमूव्ड। जब कोर्ट के ओपिनियन में उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो इंप्रेशन है वो एक्यूज के माइंड से पूरी तरीके से निकल चुका है, तो फिर ये जो कन्फेशन है ये रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे मान के चलिए, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करके चलिए पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए इंड्यूस किया। पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को बोला कि तुम कन्फेशन कर दो, हम तुम्हें जेल से रिलीज करा देंगे। अब एक्यूज के कन्फेशन करने से पहले ही पर्सन इन अथॉरिटी ने उसे दोबारा बताया कि देख भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम पहले ही कह रहे हैं वी डू नॉट हैव सच पावर, अगर तूने कन्फेशन कर भी दिया ना तब भी हम तुझे जेल से नहीं छुड़ा पाएंगे। हाँ, पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को ही बता दिया। अब इसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन किया, तो अब ये जो कन्फेशन है ये सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। Why? Because the effect of such inducement was completely removed from the mind of accused. Okay? समझ में आया? एक्यूज के माइंड से उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का जो इंप्रेशन था वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया था। If such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused, after the impression caused means, यानी इसका मतलब ये है कि पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को पहले इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस तो दिया था। समझ में आया? भाई यहां वर्ड बिफोर नहीं लिखा, बिफोर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, बिफोर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। बिफोर का तो मतलब यही हो जाता है कि पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज पर्सन को किसी भी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं दिया। आफ्टर का मतलब यही है, टर्म आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, कि एक्यूज पर्सन को कन्फेशन देने के लिए पर्सन इन अथॉरिटी ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस तो दी थी, लेकिन उसके बाद पर्सन इन अथॉरिटी ने उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का जो इंप्रेशन है, उसका जो इफेक्ट है वो एक्यूज के माइंड से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था। बात समझ में आई? तो अगर कोर्ट को लगता है कि उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का जो इफेक्ट है वो एक्यूज के माइंड से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया था, तो अब जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट माना जाए। किसको लगता है? कोर्ट को लगना चाहिए कि एक्यूज पर्सन के माइंड से उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का जो इफेक्ट था या जो इंप्रेशन था वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया था। ऑलराइट? और एक बात और याद रखना, एविडेंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर कि कन्फेशन करने से पहले एक्यूज के माइंड से इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस का जो इंप्रेशन था वो पूरी तरीके से रिमूव किया जा चुका था। ठीक है? यानी प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लीड करके दिखाना पड़ेगा कि कन्फेशन करने से पहले एक्यूज के माइंड से इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का जो इंप्रेशन था वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका था। यानी प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लीड करके कोर्ट को विश्वास दिलाना होगा कि कन्फेशन करने से पहले एक्यूज के माइंड से इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस का जो इंप्रेशन था वो पूरी तरीके से रिमूव किया जा चुका था। और बर्डन ऑफ प्रूफ कि एक्यूज के माइंड से उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को पूरी तरीके से रिमूव किया जा चुका था, ये किसके ऊपर लाई करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर। क्लियर? क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर लाई क्यों करेगा जी? एक्यूज के ऊपर लाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया पीपी तो चाहता है कि कोर्ट उसके कन्फेशन पर बिलीव करे। भाई डिफेंस काउंसिल थोड़ा ना बोलेगा कि जनाब एक्यूज के कन्फेशन पर बिलीव कर लिया जाए, ये बात तो पीपी सिद्ध करेगा ना। पीपी इज द ओनली वन हु वांट्स टू कन्विक्ट द एक्यूज, राइट? तो देखो जी, ये था हमारा सेक्शन 28। सेक्शन 28 केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसकी रीडिंग लेना। अब चलिए, अब हम सेक्शन 24 और सेक्शन 28 से रिलेटेड प्रीलिम्स के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 24 डिस्कस करते हैं।
confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceedings. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding. कौन सी प्रोसीडिंग की बात की गई है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, ना कि सिविल प्रोसीडिंग की. ठीक है. If the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. आप चाहे तो उनको कैसे भी याद रख सकते हैं, टीआईपी का फॉर्म में भी. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वाला टीआईपी नहीं, बल्कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रोमिस वाला टीआईपी. वो आपके याद रखने के ऊपर है, आप कैसे भी उसको याद रख सकते हैं. हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन. रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी एंड सफिशिएंट in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal, क्या वर्ड दे रखा है? temporal nature in reference to the proceeding against him. क्लियर? अब चलिए पीटी के कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप. 2-3 ही पॉइंट्स हैं. इंड्यूसमेंट मस्ट हैव reference to escape from charge. Inducement must have reference to escape from charge. Second, inducement can be express or implied. Inducement किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, express और implied. And third, word temporal is mentioned in section 24 and not corporeal, spiritual, religious, etc. Okay? अब चलिए, अब हम सेक्शन 28 से रिलेटेड प्रीलिम्स के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. If such a confession as is referred to in section 24 is made after, क्या वर्ड दे रखा है? after, ना कि before. After the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed, क्या वर्ड दे रखा है? fully removed, it is relevant. तो इस सेक्शन से रिलेटेड प्रीलिम्स के पॉइंट नोट कर लीजिए आप. नंबर 1, सेक्शन 28 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 24. जो सेक्शन 28 है वो सेक्शन 24 का एक्सेप्शन है. एंड सेकंड, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट बी फुल्ली रिमूव्ड एंड नॉट पार्शियली. ठीक है. चलिए अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए. पुलिस ऑफिसर आस्क एक्यूज, यू बेटर पे द मनी then go to jail, upon which accused confess the crime. Now the question is whether this confession will be hit by section 24 of Indian Evidence Act. क्या ये जो कन्फेशन है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से हिट होगा? अगर आपका आंसर हाँ है तो इसकी रीजनिंग दीजिए और साथ साथ ये भी बताइए कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करेगा. और अगर आपका आंसर ना है तो इसका भी आप मुझे रीजन दीजिए. चलिए करिए इसका आंसर. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है. और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की. स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया. अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. ये है मेरा QR कोड. आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं. और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा.
बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।